नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी सैनी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और कल 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान भी हो गया है। तारीखें भी तय कर दी गई हैं और प्रत्याशी मैदान में अब जी तोड़ मेहनत करेंगे। कुछ प्रत्याशी जनता के साथ अपने वादों को पूरा करेंगे, जनता को बताएंगे कि इस बार वो किस तरीके से अपने वादे को निभाएंगे और कुछ प्रत्याशी अपने मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र का प्रचार प्रसार करेंगे और वहीं कुछ प्रत्याशी अपने क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। जब तक चुनाव नहीं हो जाते, प्रत्याशियों का ये मेहनत का दौर लगातार जारी रहेगा। और आज हम राजस्थान में होने वाला विधानसभा चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। फिलहाल हम राजस्थान की चोमू सीट के बारे में बात करेंगे, जो बेहद ही हॉट सीट भी मानी जाती है, क्योंकि पिछले 20 सालों से चोमू की सीट पर बीजेपी लगातार मजबूत स्थिति में दिखती है। दो ही प्रत्याशियों के बीच वहां होड़ लगी रहती है। बीजेपी के प्रत्याशी रामलाल शर्मा और कांग्रेस से प्रत्याशी भगवान सहाय सैनी जी, इन दो प्रत्याशियों में लगातार वहां पर रेस जारी है और ऐसा भी सुना जाता है कि भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को नहीं बदलती है। साफ है कि इन दो प्रत्याशियों के जो वोटर हैं वहां पर फिक्स रहते हैं और मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन आज एक प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि चोमू सीट पर इस बार किन समीकरणों पर चुनाव लड़े जाएंगे और क्या इस बार मुद्दे होंगे जनता के बीच जाने के, क्योंकि लगातार चुनाव के दौरान जनता मुद्दे ही सुनती है, जनता वादे ही सुनती है, लेकिन खरा कौन कितना उतरता है और किसमें कितना दम है ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लगातार जमीनी स्तर पर जाकर जनता के साथ बातचीत करने का दौर जारी है। फिलहाल चोमू सीट से हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर देशराज जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम गहराई से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या समीकरण रहेंगे इस बार चोमू सीट पर चुनाव लड़ने के, क्या उनके मुद्दे रहेंगे, पिछले 5 सालों में विकास में किस चीजों की या किन चीजों की उन्होंने कमी देखी कि इस बार वो चीजें लेकर जनता को बताएंगे कि हम ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से विकास कर सकते हैं। डॉक्टर देशराज जी, बहुत स्वागत है आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत में। धन्यवाद सर, एक बात बताइए, आपका नाम हमने अभी सुना और पढ़ा भी, आपके नाम से ही मैं शुरू कर लेती हूँ। डॉक्टर देशराज गढ़वाल आपका नाम है और ज्यादातर हमने सुना भी, आप कहते हैं कि जन सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है और मैं जन सेवा करना चाहता हूँ, जबकि बतौर डॉक्टर आप जन सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो राजनीति में आने के बाद आप किस तरह से जनता की सेवा करना चाहते हैं, या जो जनता की सेवा करने का तात्पर्य है वो राजनीति में आने से किस तरह बदल जाता है, जरा इसकी व्याख्या करके आप हमें बताइए विस्तार से। मैडम, जो चोमू में जो एक परंपरागत कांग्रेस सीट रही है और मेरा जैसे एक चिकित्सा पैसा है, तो चिकित्सा पैसा सिर्फ 7% बजट इस पे खर्च होता है। इसके अलावा जो चोमू में पानी की गंभीर समस्या है, किसानों के लिए बहुत बहुत भारी समस्या है। वहां पे जैसे चोमू में सिंचाई के पानी की बिल्कुल कमी होती जा रही है, चिकित्सा व्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बहुत है, लेकिन जो सरकारी सिस्टम है वो बहुत ही खराब स्थिति में। वहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गया, लेकिन ऑपरेशन तक की सुविधा अभी नहीं है। मेरा एक जो मैनिफेस्टो है चोमू के लिए, उसमें बतौर डॉक्टर भी आप जनता की सेवा कर सकते हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद आप किस तरह से जनता की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति में आने के बाद जनता की सेवा करने का जो पेशा है वो कैसे बदल सकता है, आप जरा विस्तार से समझाइए हमें। मैडम, चिकित्सा क्षेत्र में मैं कभी भी चोमू निवासी से आज तक फीस का पैसा नहीं लिया, आगे भी मैं नहीं लूंगा। और 15 तारीख को हम हमारे जो चुनाव का कार्यालय और एक डे केयर सेंटर का खोल रहे हैं। 15 तारीख को उसका उद्घाटन है। ये चोमू बाईपास पे खोल रहे हैं, जिसमें चोमू में गरीब मजदूर तबके का आदमी है, उसको फ्री ओपीडी देखी जाएगी, उसकी जांच भी निःशुल्क करी जाएगी। और मेरा मानना यह है कि राजनीति में आने के बाद अगर आदमी कैसे भी सेवा करे, विधायक बने नहीं बने, पार्टी विश्वास करे नहीं करे, पार्टी की सेवा हमारी जारी रहेगी और हमारी जो फ्री सेवा है वो हमेशा जारी रहेगी। लेकिन चोमू की जो हालात है वो ऐसे देखने पे लगता है कि वहाँ पानी की तो इतनी गंभीर समस्या है, पीने तक का पानी नहीं है और वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकारी में बिल्कुल कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं होती। मेरा मानना यह है कि वहाँ पे जैसे बड़े अस्पताल को एक नया अस्पताल बड़ा खोलना चाहिए और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है तो नया बड़ा अस्पताल खोल के एक आम जन को सुविधा दे सके। इसके अलावा बहुत सारी देशराज जी, आप ही के उत्तर में हम आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। अभी आपने कहा कि पार्टी की सेवा तो लगातार जारी रहेगी, फिर चुनाव आप किसके लिए लड़ते हैं, पार्टी की सेवा करने के लिए या जनता की सेवा करने के लिए? क्योंकि जनता तो आपके वादों
वादे करने के बाद आपका मुंह ताकते रह जाते हैं, क्योंकि वादे करने के बाद जनता का लगातार कहना होता है कि प्रत्याशी उसके बाद हमें दिखाई नहीं देते। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ, जो और उम्मीदवारों को मैं कभी पास्ट में क्या हूं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक दावा हमेशा करता है और करूंगा, मैं सेवा करना है और सेवा करूंगा। मैं जो वादे करे वो पूरे करूंगा। मेरा ये मानना है कि मैं किसान गरीब मजदूर का बेटा हूं, मैं आगे बढ़ना है तो मैं सबको साथ लेके आगे बढ़ूं। सेवा करनी है तो सबकी साथ लेके सेवा करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ धनवान लोगों का अपन साथ दे। अगर जयपुर में आके अपन खूब मेहनत करके पैसे वाले बने तो अपन समाज की जो गरीब पिछड़ा तबका है उसको आगे बढ़ाए। और वादू में मैं आज तक ये है कि हमने चोमू निवासी से कभी भी फीस नहीं ली। हमारा काम सेवा करने का है, आगे भी सेवा करेंगे। और प्रत्याशी और की नहीं कह सकती। मैं भ्रष्टाचार पे बिल्कुल अंकुश लगा दूंगा। चोमू में अगर कोई सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा तो उसको चोमू से सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उसको टर्मिनेट किया जाएगा। चोमू में अगर कोई एक शिकायत वीडियो रिकॉर्डिंग में लेके आएगा तो मैं सीधा जाके उसको टर्मिनेट करवाने की सरकार से अनुशंसा करेंगे। और हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें कोई भी कमीशन खोरी 0% हो जाएगी। सभी ठेकेदार लोग चोमू में पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। ऐसा हम तंत्र व्यवस्थित करेंगे। मेरा तो यही एक प्रकार का मैनेजमेंट है। आपने अभी कहा कि निःशुल्क सेवा आप करते हैं और ना जाने पिछले कितने सालों से आपने एक भी पैसा अभी तक चार्ज नहीं किया है। तो आपको लगता है कि निःशुल्क सेवा करने के भरोसे पर ही जनता आपका इस बार चुनाव में साथ देगी, जनता का विश्वास आप इस बार जीत पाएंगे? क्योंकि आपके पास एक अपना लक्ष्य है कि आप निःशुल्क जनता की सेवा करते हैं। तो आपको लगता है कि जनता ये देखकर आपका चुनाव में इस बार साथ देगी? क्योंकि पिछले 6-7 सालों से आपके द्वारा ही बताया जाता था आप लगातार राजनीति में सक्रिय, आप लगातार चोमू के निवासियों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर ऐसे क्या बात है कि पार्टी अब तक आप पर भरोसा नहीं जता पाई है? देखो मैडम, पार्टी में अनेकों सर्वे होते हैं और बहुत बार जैसे हर पार्टी में अलग अलग टाइप की टीम बनती है, 5 से 10 टीम बनती है। और ये हाईकमान फैसला करती है कि किसको पार्टी विश्वास करती है। अगर जिस उम्मीदवार पर पार्टी विश्वास करती है उसके साथ बाकी उम्मीदवारों को लग के उसको जिताना चाहिए। लेकिन सर्वे में कई बार बहुत सारे सर्वे होते हैं, सर्वे में क्या रिपोर्ट जाती है वो पार्टी तय करती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप सेवा करो, पार्टी एक दिन आपकी सेवा को जरूर देखती है। पार्टी में भी आदमी है, पार्टी कोई वस्तु नहीं है, पार्टी में आदमी है। वो आदमी और आम जन अगर विश्वास करेगी तो एक दिन आपको निश्चित ही पार्टी भी विश्वास करके आपको टिकट देगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले 6-7 सालों से पार्टी ने आप पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है और दिखाया नहीं गया कि किस तरीके से आप जनता की सेवा करें? अगर इस बार भी पार्टी आप पर विश्वास नहीं जताती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप निर्दलीय खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपको तो जनसेवा कर दी है, जिस तरह आप लगातार से कह रहे हैं कि मैं तो सेवा करने के लिए पैदा हुआ हूं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? अभी तक तो हम पूरी सेवा कर रहे हैं, कभी मैंने ये दिमाग में आया भी नहीं। और पहले भी हम सेवा करते थे। पार्टी को जरूर ऐसा लगेगा कि जो आदमी निष्पक्ष और निस्वार्थ सेवा कर रहा है पार्टी की। हम हर आंदोलन हर मूवमेंट में पार्टी के जाते हैं। सचिन पायलट जी अध्यक्ष थे, उसके बाद डोटासरा जी अध्यक्ष थे और अविनाश पांडे जी प्रभारी थे। तब से हम हर आंदोलन हर मूवमेंट में जाए, हमने लाठियां खाई है और हमेशा जाए। मेरा तो ये मानना है कि जो आंदोलन में जाता है उनके अटेंडेंस सिस्टम होने चाहिए। जो साधारण परिवार से जो मेहनत करता हूँ, आम आदमी से मिलता हूँ, आम आदमी की समस्या सुनता हूँ, उसकी समस्या का समाधान जानता हूँ, उसको पार्टी को मौका देना चाहिए। जो बाहर से उम्मीदवार आते हैं उनको कभी मौका देंगे, वो उसकी समस्या का जड़ तक ना जानते ना उसका समाधान जानते। चोमू की एक एक समस्या हम जानते हैं, उसी में पैदा हुए और उसी के बीच रहे। आगे भी भविष्य में हमारी सेवा जारी रहेगी, पार्टी विश्वास करे या ना करे। बिल्कुल, ना जाने कितने ही उम्मीदवार अभी दौड़ में हैं और लगातार दौड़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी क्या अलग पहचान लेकर जनता के बीच जाएंगे और क्या मुद्दे इस बार जनता के बीच रखेंगे? कि जिस तरीके से जनता इस विकास के रूप को देख रही थी, हालांकि वर्तमान में वहां पर बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के वहां पर विधायक है, तो आप अपनी क्या समाज में वहां अलग पहचान देंगे? लोगों को क्या बताएंगे कि विकास का रुख हम इस बार इस तरीके से भी मोड़ा जा सकता है? तो क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप समाज के बीच में जाएंगे? देखो, बीजेपी वाले तो खुद का विकास ज्यादा कर रहे हैं। मैं भाजपा प्रत्याशी के बारे में कहूंगा, चोमू भ्रष्टाचार फैला है और खुद का विकास उन्होंने बहुत ज्यादा करा है। जो उन्होंने खुद के अस्पताल और भी जो चोमू के अस्पताल थे, जब कोरोना टाइम हुआ तो कोरोना काल में हमने देखा कि उन्होंने चोमू निवासियों की मदद करने में थोड़ा पीछे थे। बाहर के जो आ रहे थे उन मरीजों को सब भर्ती कर रहे थे। चोमू निवासी से ये था कि यार ये आदमी हमें पैसे कम देगा, पता नहीं जो भी था। लेकिन हमने बहुत बार कोशिश करी कि यार चोमू निवासी की पहले सेवा कोरोना काल में भी हमने मतलब पूरी सेवा करी, निःशुल्क सेवा करी। आगे भी हमारी सेवा जारी रहेगी। जो लोग खुद का विकास करते हैं, मुझे लगता है चोमू का निवासी आम आदमी इसको दे रहा है। आने वाले टाइम में मुंह तोड़ जवाब देगा। 23 नवंबर को जो चुनाव होगा उसमें उनको जो आमजन के साथ जिन्होंने जो करा है वो आमजन बिल्कुल गुस्से में है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम आप जरूर देखोगे।
एक बात मुझे बताइए, भाई कोरोना की आपने बात की और आपने बताया कि कोरोना का जब टाइम था, एक पेंडेमिक टाइम था हमारे पूरे देश भर के लिए और पूरे देशवासियों के लिए, आपने कहा कि वो चोमू के निवासी की सेवा करने से थोड़ा पीछे थे, जबकि जो बाहर से आए हुए लोग थे उनकी सेवा और इनका लाभ ज्यादा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो कौन लोग बाहर से आए हुए थे वहां पर चोमू विधानसभा में, कि उनका इलाज जो है लगातार जारी था, क्योंकि मैडम हम्म। वो इसलिए था कि बाहर के लोग जो चोमू निवासी थे वो देखो उतना पैसा नहीं दे सकते, लोकल निवासी होता है ना, उनके पास पैसा होता है, गरीब आदमी मजदूर आदमी के बेटे कहां से पैसा देंगे। तो बाहर के लोग थे जो दिल्ली वगैरह यूपी से आए थे, उनको पहले उनको भर्ती करा गया, उनको प्रायोरिटी दी गई। और हाँ, कुछ लोगों ने गोभी और ऐसे मतलब थोड़ा गाड़ी में डाल के थोड़ा वितरित करके एक प्रकार से समाज सेवा का ढोंग करा। लेकिन मेरा मानना है कि रियल समाज सेवा वो होती जिसको ऑक्सीजन की जरूरत थी, वहां उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करते, फ्री सेवा करते। ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी भारी किल्लत चल रही थी, अपन सबने उस चीज को देखा है। मेरा भगवान से और आम आदमी से ये है कि अपन पैसा डॉक्टर साथ लेके नहीं देशराज आते, जी, मेरा आदमी सवाल अभी की तक यहीं सेवा पर करने अटका के हुआ है पैदा कि होता वो है। अगर कौन कोई लोग थे आदमी जो बाहर किसी भी से पद में आए उसको थे सेवा और करनी चाहिए। जिनका इलाज कोरोना के समय पे हुआ था। डॉक्टर देशराज, मेरा सवाल अभी भी यही है, बाहर से आने वाले कौन लोग थे कि हाँ, चोमू विधानसभा के लोगों को एक साइड करके उनका इलाज किया गया था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे तो सभी कुछ आइसोलेट हुआ हुआ था। नहीं, जो अस्पताल थे, जो जितने भी प्राइवेट अस्पतालों में जो पूर्व विधायक का अस्पताल था उसमें बाहर के लोगों को प्रायोरिटी दी गई। हमारे खुद जानकार थे, उनको भर्ती नहीं करा गया। और उनको जो बाहर के लोग थे उनको पहले प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि हमारे जो मरीज थे उनके पास पैसे की कमी थी, जिनके पास पैसा था उनको पहले भर्ती करा गया। इस बात से पूर्व विधायक और उनके समर्थक नाराज हो सकते, लेकिन मैं राजनीति नहीं करता, मैं सिर्फ सच्चाई बोलना आता है और मैं आगे भी इसी पद पे चलता रहूं। मेरे का सबसे बड़ा ये है कि मैं खुद से वादा करता हूं मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे चलता रहूं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, फिलहाल वर्तमान विधायक की हम बात कर लेते हैं। आप भी फिलहाल एक जनता का वहां पर हिस्सा हैं, आप किस तरीके से संतुष्ट हैं, आप किस तरीके से उनके कार्यकाल को देखते हैं कि क्या कमी उनके विकास में इस बार रह गई जो आप पूरी करना चाहते हैं? देखो मैडम, चोमू में उन्होंने जो जातियों के आधार पर बांटने की व्यवस्था करी, चोमू में कभी भी उन्होंने विकास का मुद्दा बहुत कम रखा है, उन्होंने सिर्फ जातियों में बांटने की करी है। पिछली बार नगर पालिका चुनाव में उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले जिससे नगर पालिका में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और बुरी तरह हार हुई। उन्होंने कुमाऊं समाज के बारे में ऐसे शब्द बोले जिससे पूरा कुमाऊं समाज नाराज हो गया। अभी यादव समाज के बारे में बोलते, कभी किस समाज के बारे में बोलते। वो एक जातिगत व्यवस्था बना के चोमू में जीतना मतलब चाहते हैं, जातिगत चोमू में चुनाव भी जाति लड़ा में जाता बांट है के। वहां चोमू पर। निवासी सब एक है, कभी जाति और धर्म के आधार पर अलग नहीं बढ़ते। चोमू के आदमी को भ्रष्टाचार मुक्त और विकास की राजनीति चाहिए। आम आदमी अगर ये चाहता है कि कोई गरीब किसान मजदूर और जो पिछड़ा का बेटा है उसको अगर आगे बढ़ाना चाहती है तो मेरे को समर्थन करें। मैं एक साधारण परिवार से हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं जो जो पहले इन्होंने भ्रष्टाचार करने सबकी पोल खोल के किस तरह का भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, जरा एक दो मुद्दे जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे, किस तरीके के भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं जो वर्तमान सरकार है वहां पर, जो विधायक हैं वहां पर, उनके अंतराल में वहां पर चलाया जाता है, उनके अंतर्गत वहां चलाया जाता है? देखो मैडम, ये पिछली बार भगवान साहब जी सैनी जीत रहे थे, लेकिन पता नहीं कुछ और कॉन्फिडेंस की वजह से खुद हार गए। नहीं तो सरकार हमारी होती डेफिनेटली चोमू में और ज्यादा विकास होता। लेकिन अब उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है और अब यह है कि भाई चोमू में इसीलिए और आम कार्यकर्ता ये लग रहा है कि मेरे को भी इस बार टिकट मिल सकती है। इन्होंने खूब फोरम भरे, लेकिन कुछ इन्होंने अपने समर्थकों को भी फोरम भरा दिए। तो मेरा मानना है कि चोमू में आने वाले समय में एक ऐसा आदमी को चुनेगी जनता जो साधारण गरीब मजदूर का बेटा हो, जो उनकी समस्या जानता हो और उसकी बिल्कुल उसका समाधान भी जानता हो। और ऐसी हजारों समस्या है, हर घर की हर गांव की अलग समस्या है, वो लोकल निवासी उस चीज को समझ सकता है, बाहर का कोई समझ नहीं सकता। अगर आप सुनेंगे तो हम आपसे ज्यादा सवाल कर पाएंगे और जितना आप अपना घोषणा पत्र के बारे में बताना चाहते हैं वो भी हमें आसानी होगी बताने में। समर्थकों के फॉर्म भरवाने की आपने बात की, ये क्या मसला है, जरा ऐसे भी विस्तार से बताइए, क्योंकि आप कह रहे थे कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए जो समर्थकों द्वारा फॉर्म भरा जाता है, ये क्या मसला है? ये ऐसा मसला है मैडम, जब अपने खुद के समर्थकों बढ़ा देते फिर अंदर मीटिंग होती है तो ये ऐसे बोलते कि मेरे साथ ये 40 समर्थक है, आप मेरे को टिकट दे दो। जबकि अच्छा। जिसको चुनाव लड़ना है नहीं, कुछ तो मतलब गाड़ी चलाने वाले परिवार में 5-5 लोगों के फॉर्म भरा दिए। तो इससे ये है कि अंदर मीटिंग में जाके बोलते हैं मेरे पास ये जो विधायक प्रत्याशी जिन्होंने फॉर्म भरे उसमें 40 से 50 उम्मीदवार मेरे खुद के हैं, मेरा समर्थन करें। जबकि एक्चुअल में वो उनके कार्यकर्ता है, वो विधायक के दावेदार नहीं है। इसलिए फोरम में चोमू में फोरम ज्यादा भरेगी। इस बार अपने समर्थकों को फोरम भरा दे और उनका एक ही था कि मेरे साथ ये देखो 40 आदमी मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसा उन्होंने एक झूठा प्रोपोगंडा रचा, जबकि हमने किसी भी एक समर्थक से भी फोरम नहीं भरा। हमने सिर्फ जो वास्तव में तैयारी करे उनको ही फोरम भराना चाहिए था। चोमू में ऐसे 5 से 8 उम्मीदवार ही हैं, लेकिन इस बार इन्होंने अपने समर्थकों को फोरम भरा के एक ऐसा व्यू रचा है जिससे ये मीटिंग में जाके बोलते मेरे साथ 40 ये जिन्होंने फोरम लगाए मेरे साथ में, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। वो दावेदार ही नहीं, 39 दावेदार, उनमें से खुद एक दावेदार है।
तो अगर समर्थकों के अनुसार अगर फॉर्म भरा जाए तो उससे तो एक चीज और साफ हो जाती है कि जिसके पास जितने ज्यादा समर्थक होंगे टिकट जो मिलना है उसका रास्ता ज्यादा साफ हो जाता है। तो मैडम आपने भी कहा ना समर्थक कि तो फिर 40 तो समर्थक 1.5 लाख मेरे फॉर्म साथ है। मतलब 2.5 लाख हाँ, फॉर्म भरने चाहिए थे। चोमू में 2.5 लाख वोटर है तो हर समर्थक को बना के 2.5 लाख फॉर्म भर देने चाहिए थे। फिर तो इस इसमें पर रोक 109 क्यों क्यों नहीं भरे? लगाई गई मेरा कि मानना यह है कि समर्थक। जो रियल में चुनाव की तैयारी कर रहा है, जो सेवा कर रहा है, सालों से 6-7 साल 10 साल से सेवा कर रहा है, उसको सिर्फ फॉर्म भरना चाहिए था। बाकी जो समर्थक है उनको फॉर्म नहीं भरवाना चाहिए था। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, पानी की आपने बात करी क्योंकि ज्यादातर जो लोग वहां पर हैं वो सब्जी और दूध का जो है व्यापार ज्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहां का क्षेत्र निचली सतह में ज्यादा आ रहा है, इस वजह से पानी की समस्या वहां पर लगातार बनी हुई है। आप इस पर अपना क्या मैनिफेस्टो रखेंगे? आप इस पर अपने मैनिफेस्टो में आपने क्या लिखा हुआ है कि जो पानी की समस्या लगातार वहां उन लोगों के लिए बनी हुई है, जो वहां पर काम भी कर रहे हैं, मजदूर भी है वहां पर, आप इसे किस तरीके से सुलझाएंगे? मैडम सबसे पहले मेरा एक ही मानना है, जो रामलाल शर्मा जी कांग्रेस में प्रवक्ता भी है, और अगर उनकी एक बार भी उन्होंने ईआरसीपी योजना पे अगर एक बार भी बोला हो, दिल्ली जाके अगर ईआरसीपी योजना पे उन्होंने समर्थन करते तो चोमू में आज पानी की जो गंभीर समस्या है उसका पूरा समाधान हो जाता। और राजस्थान सरकार में बिशलपुर योजना को जोड़ने के लिए एक बार भी उन्होंने कदम उठाया होता, एक बार भी बोले होते कि यार मेरे को विधायक चुन के भेजा है, चाहे पार्टी की किसी पार्टी चुने, लेकिन अभी जो विधायक है वो वही खुद विधायक है, उनको एक काम करना चाहिए था कि मेरे को बिशलपुर योजना से जोड़ सकते हैं। बिशनपुर योजना 6 महीने में जोड़ सकते हैं। वो पानी कितनी गंभीर समस्या है, लोग हम खुद देखते हैं 10-10 किलोमीटर दूर से टैंकर मंगवाते हैं, पीने तक का पानी नहीं है, लोग नहाने को तरसते कि यार मैं 2-2 दिन से नहा रहे हैं। तो इतनी गंभीर समस्या तो उन्होंने ईआरसीपी पे कोई एक बार भी वक्तव्य नहीं दिया उन्होंने। उनका मेरा मानना है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवा देते। बीजेपी के खुद प्रवक्ता है वो, उनको टीवी चैनल पे आके बोलना चाहिए कि मैं ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित क्यों नहीं करे, उनको ये जवाब देना चाहिए। मेरा सीधा डिबेट है कि अगर वो आके बोले कि ईआरसीपी योजना को मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं करवाई, मेरा एक ही मानना है कि ईआरसीपी योजना राष्ट्रीय परियोजना होती तो चोमू ही नहीं, जो राजस्थान के 19 जिलों में पानी की जो समस्या है उसका पूरा समाधान हो जाता। तो ये तो बीजेपी सरकार सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इस बार उन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करी। इससे भारी नुकसान होगा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी को बहुत मतलब कांग्रेस पार्टी इस पर यात्रा भी निकाल रही है, और मेरा मानना है कांग्रेस पार्टी के पास इतना बजट नहीं है कि वो इसकी इतनी बड़ी योजना का वहन कर सके। फिर भी कोशिश करेंगे, कुछ योजना धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर आप आ जाते हैं तो आप इस योजना पर सबसे पहले काम करेंगे अगर जनता आपको इस बार मौका दे देती है? हाँ, ये पानी की समस्या तो सबसे पहली समस्या है। इसके अलावा भी अनेकों समस्याएं, जैसे वहां पे बांसा में कृषि विश्वविद्यालय खुलवाना, और कम से कम 10 जगह जो सुरक्षा व्यवस्था है वहां पे 10 जगह चौकियां खुलवाना, क्योंकि चोमू एक बहुत बड़ा शिक्षा और चिकित्सा का हब बनता जा रहा है। तो वहाँ थोड़ा क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थोड़ी पुलिस की चौकियां और आसपास शहर में पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए थानों को भी अपग्रेड करना चाहिए। और इस समय जो चोमू में जो कॉलेज है उसमें से जो चोमू शहर के अंदर और एक बच्चों का कॉलेज खुलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इंसान को जीरो से हीरो बना देती है। शिक्षा ही एक आम आदमी को जो ऊपर वाले लोग हैं, जो सीनियर जो पैसे वाले लोग हैं, उनके बराबर पूछा सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा जरिया है जो चोमू के आम गरीब आदमी को मिलना चाहिए। थोड़ा सा पहले एक कालाडेरा में हमारे पास पुरानी कॉलेज है, लेकिन चोमू में शहर में भी एक कॉलेज होनी चाहिए, और दूसरी इटावा में भी एक सरकारी कॉलेज होनी चाहिए, ताकि जिससे महिलाओं की, जिससे क्या है कि इटावा बोगजी में, ताकि एक गरीब जो मजदूर की बच्ची है वो बेचारी बस में सफर करके दूर नहीं जा सके, क्योंकि एक मुश्किल होता है एक आम परिवार की बच्ची को कि एक बस में सफर करके कॉलेज जाए, उसके आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परिवार वाले भी कहते हैं यार गरीब घर की बच्ची को यार आप बस में रोजाना जाओगे आओगे, तो उसको बारी बात विड्रॉल कर लिया जाता है, उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। अगर उसके घर के आसपास कॉलेज हो तो उसको मौका मिलेगा। तो ऐसा हमारे पास पूरा 133 पॉइंट का वो है जी मैनिफेस्टो, जिसमें हर गांव की अलग समस्या है और उसका समाधान भी है। अगर जनता इतनी ही परेशानियों से लगातार त्रस्त है, उसके बाद भी वहां पर बीजेपी का विधायक लगातार वहां पर रिपीट हो रहा है, तो उसके बाद भी कांग्रेस अब तक क्यों बीजेपी के विधायक को वहां पर हार का मुंह नहीं दिखा पाई है? जिस तरीके से आपने बताया उससे हमें लगा कि जनता लगातार त्रस्त है, शिक्षा का चांस जनता को नहीं मिल पा रहा है, पानी की वजह से लगातार जनता त्रस्त है, भ्रष्टाचार के मुद्दे आपने उठाए, उसके बाद भी अब तक बीजेपी वहां पर क्यों बनी हुई है? देखो मैडम, पिछली बार कांग्रेस बुरी तरीके से जीत रही थी, लगभग 80,000 वोटों से जीत रही थी, लेकिन लास्ट में इन्होंने धनबल की इतनी राजनीति करी, और सब चोमू निवासी कहते हैं कि इतना इन्होंने धनबल का यूज करा जितना किसी विधानसभा में नहीं हुआ, और धनबल की वजह से कुछ मार्जिन से सिर्फ 200 वोट से जीत गए। लेकिन इस बार दावा है हमारा चुनाव परिणाम एक आश्चर्यजनक परिणाम आएगा, और चोमू में कांग्रेस एक परंपरागत सीट रही है, चोमू इस बार भारी मतों से कांग्रेस को सीट को विजय मिलेगी।
ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि कितनी सीट पर इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी, कितनी सीट इस बार कांग्रेस अपने खाते में लेकर जा पाएगी? क्योंकि लगातार जिस तरह से मुद्दे आप उठा रहे हैं, और इस बार तो सुनने में भी ये आ रहा था देशराज जी की कांग्रेस इस बार अपना प्रत्याशी बदलेगी, कहीं होने वाले प्रत्याशी आप तो नहीं? देखो मैडम, कांग्रेस का जो जन कल्याणकारी योजना है, जो मुफ्त दवा योजना है, अनेकों ऐसी योजना है जिससे जो महंगाई राहत कैंपों से अनेकों ऐसी योजना है जिससे आमजन को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। और मेरा वादा ही नहीं, सबका यकीन है, आमजन का भी यकीन है कि इस बार 160 प्लस सीटें से कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, भारी मतों से कांग्रेस को वोट मिलेंगे, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा है। और बीजेपी वालों ने जिस प्रकार से इनके पास विधायक जो इस बार टिकट वितरण कराया, कल लिस्ट है उसमें से सांसदों और जो पुराने जो पार्टी में जो बदले हुए थे उनको टिकट दिया है। तो मेरा मानना तो यह है कि इनको पास प्रत्याशी नहीं है, जो अच्छे प्रत्याशी नहीं मिले तो अपने सांसदों को भेज के कह रहे कि अपन जीतेंगे। लेकिन अब मेरे को नहीं लगता जो भारी पैराशूट उम्मीदवार उतार के ये जीत सकते हैं। और बीजेपी की बुरी तरह हारोगी इस बार। और ये 3 दिसंबर को परिणाम है, आप खुद इसको देखोगे, एक आश्चर्यजनक परिणाम आएगा चोमू में। चोमू ही नहीं, चोमू में तो परिवर्तन होगा, लेकिन जो राजस्थान में रिपीट होगी सरकार, और 160 सीटों से ऊपर हमारा बिल्कुल विश्वास है। मेरा ही नहीं, हर आम आदमी का विश्वास है राजस्थान में। कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं अंदाजा लगाया जा रहा हो, या आप पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार फिर से राजस्थान में इस बार रिपीट की जाएगी? हाँ बिल्कुल होगी। आमजन में जैसे जितने भी सर्वे की रिपोर्ट आ रही है, मेरी नहीं और चैनल्स की भी रिपोर्ट आ रही है, जो आपके मीडिया वाले की, मीडिया का जो एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र में, एक मजबूत स्तंभ है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वे करता है मीडिया वाले। भाई पार्टी का सर्वे अलग होता है, लेकिन मीडिया के जितने भी सर्वे उसमें राजस्थान में कांग्रेस भारी मतों से जीत रही है, कांग्रेस को बहुत अच्छी मत मिल रहे हैं। और मीडिया के जो सर्वे उसी हिसाब से लग रहा है कि इस बार तो राजस्थान में 120 तो कम से कम सीटें आएगी। बहुत सारे चैनल ने सर्वे कराया, उससे लग रहा है 120 सीटें तो आएंगी कम से कम। अच्छा, एक सवाल और डॉक्टर देशराज जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि चोमू में, हालांकि राजस्थान में यादव और जाट का वोट सबसे ज्यादा है, जबकि आपने अभी कहा कि जातिगत चुनाव भी वहां पर लड़ा जाता है, तो कांग्रेस इस बार अपना प्रत्याशी बदलने की होड़ में लगी हुई है, जबकि कांग्रेस इस बार अपना प्रत्याशी बदलेगी। तो क्या जाति के आधार पर भी कांग्रेस जो है इस बार अपना प्रत्याशी देखेगी कि किस प्रत्याशी या कौन सा वो प्रत्याशी है जो इस बार इतना वोटर बैंक अपना इस जाति का लेकर चलता है? दूसरा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना असर दिखाएगी, क्योंकि कर्नाटक में आपको भारी मतों से जीत हासिल हुई थी आपकी सरकार को, कांग्रेस सरकार। तो ये चीजें हैं, कितना असर डालेगी? जातिगत वोट पर कितने लोग जाएंगे, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितना असर करेगी, या फिर बीजेपी के विधायक वहां पर बने हुए हैं, महिला आरक्षण बिल भी पास हो गया है, या फिर से महिला देखेगी कि हमारे हित की बात हो रही है, या फिर जो महिला का वोट बैंक है वो उधर शिफ्ट हो जाएगा? क्या लगता है आपको? देखो, बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है। ये आने वाले समय में ये कोई भी धर्म का मुद्दा उठाने की कोशिश करेगी, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करेगी, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे, लास्ट जो सबसे गरीब आदमी है, समाज के अंतिम छोर पे जो आदमी, उसको सबसे पहले पूछते। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ऐसी है कि ये जो सबसे गरीब मजदूर तबके का आदमी है उस तक सबसे पहले पहुंचती है। और इस बार जो चोमू में ऐसा हो रहा है कि चोमू में जाट और यादव बाहुल्य है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चोमू में जो 52,000 जाट है, लगभग इतने ही यादव है। और हमेशा परंपरा रही है कि एक जाट एमएलए बनता है या फिर यादव एमएलए बनता है तो जाट प्रधान होता है। और आने वाले समय में इन दो जातियों में ही अगर पार्टी विश्वास करती है तो भारी मतों से जीत हो सकती है। लेकिन ये ऐसा 36 कौम चोमू में ऐसा है कि 36 कौम कांग्रेस के सभी, जो इवन सबसे ज्यादा वोटर में शर्माओं के, ब्राह्मणों के वोट कांग्रेस में सबसे ज्यादा गिरे जाते हैं। और चोमू में जातिगत राजनीति के आधार पे तो 36 कौम कांग्रेस थी, लेकिन कुछ वजह से इस बार कार्यकर्ता टूट गए थे पिछली बार, लेकिन इस बार सब एकजुट है और आने वाले समय में चोमू में भारी मतों से कांग्रेस विजयी होगी। ठीक है, तो पूरे विश्वास के साथ डॉक्टर देशराज कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार उनकी रिपीट होगी। मैं आपसे ऐसे 3 कारण जानना चाहती हूँ कि जिस वजह से आप चाहते हैं चोमू में ही नहीं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आए। जनता को आप क्या ऐसा नया देना चाहेंगे? क्योंकि जनता जिस भी तरीके से हो, जनता तो विकास चाहते हैं और कहीं ना कहीं विकास की एक लहर भी जनता में चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, आपकी कांग्रेस सरकार विकास को इस बार क्या नया रुख देगी? आप मुझे 3 कारण बताइए। 3 कारण मैडम। सबसे पहला कारण तो इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ने महंगाई राहत कैंप चलाए और एक आम जन गरीब जो बिल्कुल सालों से बेचारा घर की आस में बैठा था उसको पट्टी दी है सरकार ने। शहरी और ग्रामीण बहुत सारे कैंप लगा के गरीबों पट्टी दिए। आने वाले टाइम में सभी को
जो गरीब है, मजदूर है, उस तक पहुंचेंगे। है हमारा लक्ष्य सिर्फ गरीब और मजदूर आदमी है। हमारा कोई भी धर्म धार्मिक भेदभाव नहीं करते। हमारा राहुल गांधी जी का भी एक संदेश है कि मोहब्बत करो, इंसान, हर इंसान एक है। ऐसा नहीं कि भाई आप धर्म अलग है तो आप उससे नफरत करो। बीजेपी की एक हमेशा एक विचारधारा रही कि आप धर्म के आधार पे बांटो, और ये धर्म के आधार पे बांट के राजनीति करना चाहते हैं। इनका विकास का कोई एजेंडा ना था, ना कभी रहेगा। इनका जो भविष्य बहुत तो क्यों अंधकार कहती होने है वाला फिर है। बीजेपी भाजपा का ऐसे सरकार हालत की होने वाली है, सबका आप खुद साथ, देखोगे सबका आने वाले विकास समय और में, सबका क्योंकि इनके विश्वास? धार्मिक जो विचारधारा है वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो मेरा एक ही मानना है कि जो गरीब तबके की जो कांग्रेस है माइक्रोस्कोप एक अप्रोच करती है, ऐसी पार्टी को इस बार 2023 में राजस्थान में, 2024 में केंद्र में, दोनों जगह कांग्रेस भारी मतों से विजयी होगी। ठीक है। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि उम्मीदवार तो कहीं ज्यादा हैं जो रेस में लगातार बने हुए हैं, लेकिन सक्रिय उम्मीदवार मात्र 5 से 7 हैं, जबकि नाम लेने से आपने इनकार कर दिया था। तो 5 से 7 उम्मीदवार को अगर हम अलग कर देते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि फिर जो भीड़ है वो चली जा रही है, क्योंकि इतने सारे उम्मीदवार लगातार रेस में खड़े हैं। जो हर कोई उम्मीदवार चाहता है हम विधायक बने, हम जनता की सेवा करें, तो बाकी क्या भीड़ चल रही है अगर 5-7 जो उम्मीदवार हैं वही सक्रिय हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, इससे नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि सारे जो है वो अपने आप में एक प्रकार से मान के चल रहे कुछ उम्मीदवार की भाई मैं उम्मीदवार हूँ। दूसरा चीज ये है कि भाई जिसको भी पार्टी विश्वास करे, बाकी सब मिलकर उसको समर्थन करें। ऐसा नहीं कि भाई आप किसको पार्टी विश्वास करते, पार्टी की विचारधारा है, पार्टी किस पे विश्वास करेगी, पार्टी को देखना है। पार्टी में अनेकों मीटिंग चल रही है, अनेकों सर्वे चल रहे हैं। आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि कौन किस पे पार्टी विश्वास करती है, और उसको विजय बनाएंगे। चोमू में इस बार जरूर जीत दिलाएंगे। ठीक है। आप एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे चोमू के निवासियों को, और किस तरह से बताना चाहेंगे कि डॉक्टर देशराज भी इस बार चोमू के निवासियों का जो है अच्छे तरीके से विकास करेंगे? अपने घोषणा पत्र में 133 पॉइंट आप लिखे हुए हैं चोमू के विकास के लिए। मैं 15 तारीख को, इस 15 तारीख को मेरा कार्यालय उद्घाटन हो रहा है, और जो फ्री डे केयर सेंटर भी चोमू में खोल रहा हूँ। मेरा चोमू के आमजन से हाथ जोड़ के निवेदन है, उस दिन उद्घाटन वाले दिन आप सभी लोग जरूर पधारे। और उसके बाद आप जो जिनकी कोई भी बीमारी हो उसकी फ्री हम ओपीडी परमार्थ करेंगे, और जांच भी हम कोशिश करेंगे फ्री करेंगे। और आने वाले समय में टिकट मिले ना मिले हम सेवा करेंगे, हमेशा आमजन के लिए तैयार है। 24/7 मेरा परिवार सिर्फ चोमू का परिवार है, चोमू का आमजन मेरा परिवार है। मेरा कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो जीवन है वो चोमू निवासियों के लिए संप्रयुक्त है, और भेंट करता हूं मैं, मेरा जीवन कर दिया है, और सालों से मैं सेवा करूंगा। पार्टी विश्वास करे नहीं करे ये पार्टी को देखना है, लेकिन मेरा काम है सेवा करना, और सेवा जारी रहेगी। और 15 तारीख को आप सभी अवश्य पधारे, और कार्यालय उद्घाटन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है डॉक्टर देशराज, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह से इस बार समीकरणों पर, किन समीकरणों पर चोमू विधानसभा में चुनाव लड़ा जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थी हमारे भावी प्रत्याशी या भावी उम्मीदवार, इनको कहें, चोमू विधानसभा सीट से। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि राजस्थान में चोमू विधानसभा एक हॉट सीट है, क्योंकि लगातार पिछले 20 सालों से वहां पर बीजेपी का दबदबा है और कांग्रेस सरकार बीजेपी को हार का मुंह नहीं दिखा पाई है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता या कांग्रेस सरकार एकजुट होकर वहां पर चुनाव लड़ रही है, तो कहा जा सकता है कि क्या पता इस बार विधानसभा चुनाव में वहां पर समीकरण बदल जाएं और जनता अपनी ताजपोशी बीजेपी या कांग्रेस किसके सर करेगी। ये तो 3 दिसंबर को ही देखना होगा, क्योंकि हालांकि जनता विकास चाहती है, जनता वादे चाहती है, जनता चाहती है कि हर तरीके से उनको चिकित्सा से लेकर शिक्षा तक सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाए और भ्रष्टाचार की सरकार को खत्म करा जाए। जाति के आधार पर भी वहां वोट जो है वोट लड़े जाते हैं, वहां पर चुनाव होता है, क्योंकि जाट और यादव बहुमूल्य वोटर है वहां पर। तो किस जाति का वोट बैंक किस प्रत्याशी को इस बार जाएगा और जनता का ताज किस प्रत्याशी के सर पहनाया जाएगा, ये तो आने वाले 3 दिसंबर को ही देखा जाएगा। तब तक के लिए बने रहे एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।